हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं पाठ 6 फूल और कांटे का अभ्यास कार्य। ठीक है, तो आज हम अभ्यास कार्य करेंगे पाठ 8 का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास कार्य में पहले है बोलिए का पढ़िए। पौधा, चांद, चांदनी, कांटा, उंगलियां, तितलियों, भौरों, सुगंधों, निराले। ठीक है, आपने पढ़िए। ये सिर्फ बोलने वाला सेक्शन है, मीन्स मौखिक सेक्शन है। ठीक है, बताइए पौधा किस किस को पालता है। पौधा किस किस को पालता है बताइए। पौधा फूल और कांटों को पालता है, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है वैसे ही। ठीक है, उंगलियों में कौन छेद कर देता है, उंगलियों में कौन छेद कर देता है, उंगलियों में कांटा छेद कर देता है। ठीक है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे फूल और कांटे अपने स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, दोनों आसपास रहते हैं। दोनों पर जो प्रकृति है एक जैसी क्या करती है, एक जैसा व्यवहार करती है प्रकृति दोनों के साथ, पर दोनों अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, है ना। आप फूल बनना चाहेंगे या कांटा, कारण सहित बताइए। ठीक है, कारण सहित बताइए कि आप फूल बनना चाहेंगे कि कांटा। बताइए आप क्या बनना चाहेंगे, फूल बनना चाहेंगे कि कांटा। ये होमवर्क है, ये आप अपने मन से करिए। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी राय बता सकते हैं। ये आपसे पूछा गया है इसमें, इसलिए मैंने इसमें होमवर्क कर दिया है और आपको खुद से करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। कविता में फूल की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कविता में फूल की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, जल्दी बताइए। कविता में फूल की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कविता में बताया गया है ये फूल तितलियों को अपनी गोद में लेकर अपना अनूठा रस भंवरों को पिलाता है और अपनी सुगंध और निराले ढंग से लोगों को प्रसन्न करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर भंवरे की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, भौरों को अपना रस पिलाता है। यहाँ पर आपको भौरों की स्पेलिंग देखना है। देखिए, यहाँ पर भौरों की स्पेलिंग में लिख रहा हूँ। भौरों, थोड़ी रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पर भौरों। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं भौरों की स्पेलिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि हमारा जो पूरा PDF है उसमें भौरों की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए आप भौरों की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिए मूल प्रश्न तीसरा वाला है बोलिए का। ठीक है, फूलों के कौन से गुण अपना करके हम सज्जन बन सकते हैं। कौन से गुण, ये आपको खुद से लिखना है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। फूलों के हम सुगंधित ढंग को अपना करके सज्जन बन सकते हैं, क्योंकि फूल जिस तरह अपनी सुगंध से पूरे बाग में पूरी सुगंध पूरे बाग में या बाग बगिया जहाँ पर भी रहते हैं उसको फैला देते हैं, वैसे ही हम मीठे वचन बोल करके अपने वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। आप मीठे वचन बोल करके अपने वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप कहीं पर भी बाग या फिर बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो बाग या बगिया है वहाँ पर आप जाते हैं और देखते होंगे कि बहुत सारे फूल लगे हैं, बहुत सारे फूल हैं, है ना, होते हैं ना बाग बगिए में। जैसे कि आपके घर की बगिया है तो वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे रहते हैं। वैसे ही अगर आप फूलों की तरह बन जाते हैं, फूलों की तरह
सुगंधित बन जाते हैं अपने वातावरण को। जैसे फूल क्या करते हैं, फूल अपने वातावरण को क्या सुगंधित बनाए रहते हैं, वैसे ही आप सज्जन बन करके अपने वातावरण को सुगंधित बना सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, अब लिखिए, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। कौन वस्त्र फाड़ देता है? कौन वस्त्र फाड़ देता है? तितली, भौरा, फूल, कांटा। ठीक है, हमने कांटा काट देता है, जैसे कि हमको पता है। ठीक है, कांटा वस्त्र फाड़ देता है, इसलिए कांटे पे हमने टिक लगा दिया। चलिए, हमने लगा दिया टिक। चलिए जल्दी से खा में चलते हैं। खा, फूल भौरे। आप देखिए, भौरे की स्पेलिंग बहुत गलत लिखी है, इसलिए आप बुक से देखिए। ठीक है, अब मैंने भौरों की स्पेलिंग बताई है। भौरे, यहाँ पर भौरे की स्पेलिंग भी वैसी है, रा में एक ही मात्रा बस लग जाती। ठीक है, तो फूल भौरे को क्या पिलाता है? पानी, ओस, रस, सभी। रस पिलाता है, जैसा कि हमको पता है पानी तो है ही नहीं उसके पास ओस भी नहीं है, उसके पास अपना रस है, और सभी तो पिला ही नहीं सकता, है ना। अब चलते हैं लिखिए के सेकंड वाले में। ये आप अपनी बुक में ही क्वेश्चन कर सकते हैं। सही पंक्ति द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, सही पंक्ति द्वारा अपने रिक्त स्थान को भर लीजिए। जैसा कि मुझको पता है कि आप जल्दी से ये वाला कर लेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। है ना, पहला पैराग्राफ आपने तुरंत लिख लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का बेध देता श्यामतन। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो आपने फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा लिख लिया तुरंत, बहुत ही अच्छे से आपने लिख लिया होगा, मुझे पहले से ही पता था। वैसे भी तीसरा जो है, तीसरे प्रश्न में आ चुके हैं लिखिए के, और कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ वाक्यों में उत्तर तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी 2 3 4 5 वाक्य हैं। ठीक है, फिर भी आप जल्दी से कर लेंगे, आप तो बहुत दिमागदार हैं, आपसे बन जाए ज़रूर। ठीक है, प्रकृति फूल और कांटे के साथ एक सा व्यवहार करती है। स्पष्ट कीजिए। आपके जो पहला स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, ये दोनों ही इसका आंसर बताते हैं। प्रकृति फूल और कांटे के साथ एक सा व्यवहार करती है, क्योंकि फूल और कांटे जन्म एक ही जगह पर लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। ठीक है, रात में चांद एक सी चांदनी उन पर डालता है, बादल उन पर एक से बरसते हैं, मीन्स एक जैसे बरसते हैं। अगर आप 2 आदमी को खड़े कर देते हैं तो क्या और बारिश हो रही है, तो क्या बादल उन पर आजू बाजू खड़े हैं तो उन पर एक में ज़्यादा वर्षा करेगा, एक में कम वर्षा करेगा? ऐसा तो होगा नहीं, दोनों में एक सा बादल बरसेगा। ऐसे ही फूल और कांटे आजू बाजू रहते हैं, दोनों में एक सी चांदनी चांद डालता है, एक से बादल उन पर बरसते हैं, उन पर हवाएं भी एक सी ही चलती हैं, फिर भी दोनों में बहुत अंतर रहता है। ठीक है, फूल और कांटे के स्वभाव में क्या अंतर होता है? फूल और कांटे के स्वभाव में क्या अंतर होता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को अपना अनोखा रस पिलाता है और अपनी सुगंध से हर मन को खिला देता है। वहीं कांटा किसी की उंगलियां छेद देता है या फिर किसी की चमड़ी को फाड़ देता है और प्यार में डूबी तितलियों के पंख को फाड़ देता है। ठीक है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और आपने अपने से भी पढ़ लिया होगा, है ना। कांटा सबकी आँख में क्यों खटकता है? कांटा सबकी आँख में इसलिए खटकता है क्योंकि वह किसी की उंगलियां छेद देता है और किसी के शरीर का वस्त्र फाड़ देता है। ठीक है, छेद देता है, जैसे कि लिखा है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन, है ना। ऐसे ही बहुत छोटा सा था, एक वाक्य का 2 वाक्य का। तितली और भौरे को फूल काटने में कौन अच्छा लगता है और क्यों? तितली और भौरों को फूल काटने में क्या अच्छा लगेगा?
फूल ही अच्छा लगेगा, क्योंकि फूल तितलियों को गोद में लेकर भौरों की स्पेलिंग गलत यहाँ पर फिर से मैंने दी गई है यहाँ पर, ठीक है। फूल और गोद लेकर के भौरों को अपना अनोखा रस पिलाता है, ठीक है। सॉरी। कविता का भाव लिखिए। कविता का भाव क्या है? कविता का भाव यह है कि फूल और कांटे एक ही जगह पर पलते हैं, एक ही जगह पर बड़े होते हैं, पर उनके स्वभाव में हमेशा अंतर रहता है। वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पेड़, एक ही जगह पे बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं बड़े? रुक जाइए, बा और रे की मात्रा सिर्फ आप बाढ़ लिख दीजिए, बस आपका बन जाएगा, ठीक है। सॉरी। भाव स्पष्ट कीजिए। हमको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पर भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। हम जल्दी से पहले पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कलीजी की खिला। फूल जो बहुत कोमल होता है, वह तितलियों को गोद में लेकर भौरों की स्पेलिंग फिर से गलत लिखी है, भौरों को अपना अनोखा रस पिलाता है। अपने सुगंध और अनोखे तरीके से हमेशा मन प्रसन्न कर देता है और दिल खुश कर देता है, ठीक है। मन को और दिल को खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है, मन को और दिल को खुश कर देता है, अलग अलग हैं, ठीक है। प्रसन्न और खुश वैसे एक ही होते हैं, पर दिल और दिमाग दोनों को ही खुश कर देता है, ठीक है। चलिए, हमने लिखने वाला बोलने वाला कर लिया है। अब थोड़ा सा लिटरेचर के बाद थोड़ा सा व्याकरण भी पढ़ लेते हैं। व्याकरण भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। व्याकरण संबोध पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। नहीं, अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। जैसे कि रात का निशा और रात्रि, हम निशा भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं, रात भी बोलते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के एक अर्थ होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मेघ का मेघ और घन होता है पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची हमेशा आपको एग्ज़ाम में 2 ही लिखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ना ही 1 लिखना है, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, ठीक है। वसन वस्त्र और कपड़ा, ठीक है। वसन का वस्त्र और कपड़ा, ठीक है। पर का पंख और एक आपको पता करना है, ठीक है। पर का पंख होता है, और मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे जल्दी से जाके बताइए कि पर का और क्या होगा, ठीक है, जल्दी से। और मैं और आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। फूल का कुसुम सुमन, ठीक है, बहुत सिंपल है। तन का शरीर और बदन, तन का शरीर जैसे कि हमको पता बदन, ठीक है। सुगंध का खुशबू और सुरभि, प्यार का प्रेम और स्नेह, ठीक है। यहाँ पर तन और सुगंध, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया, आगे पीछे हो गया। हवा और चांद का नहीं है शायद से, हवा और चांद का नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ का करते हैं, ठीक है। रुक जाइए, मैं अभी हवा और तन का लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा के मुख्य पर्यायवाची शब्द पवन, मरुत, वायु, वात, समीर और क्या है, मारुत हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद, रोहिणीपति, हिमकर, चंद्र, इंदु, सुधंशु, ठीक है। ये हैं, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया था, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप वैसे भी आप होमवर्क के रूप में इसको कर सकते हैं, पर मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी
होंगे, मिल गए। ठीक है, इन पंक्तियों में से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। क्रिया शब्द वो होते हैं जो काम बताते हैं कि काम क्या हो रहा है, जो शब्द बताते हैं कि क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कौन छेदता है? कांटा छेदता है, तो इसमें छेद कर, छेदना मीन्स कुछ काम हो रहा है, इसलिए छेद कर। फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देना। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपसे तो तुरंत बन जाएंगे, आप एकदम पढ़ेंगे और आपके दिमाग में आ जाएंगे। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, इसमें प्यार में डूबी, डूबना भी होगा, डूबी भी होगा, और कतर भी हो, पर कतर, कतरना भी होगा, दो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी हमने डूबी लिख दिया है। ठीक है, डूबी। भौर का बेध देता श्यामतन, बेधना, बेध मतलब कि छेद देना। ठीक है, उसको बेधना ही बोलते हैं, है ना। पर्यायवाची में देखिए लिखा है बेधना, हाँ छेदना। ठीक है, बेधना, छेदना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। अगर वो स्त्रीलिंग है मीन्स स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जो पुल्लिंग का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पौधा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, हमको पता है। चांद भी पुल्लिंग होता है, तितली स्त्रीलिंग का बोध कराती है, उंगली भी स्त्रीलिंग का, रात पुल्लिंग का बोध करवाता है। ठीक है, चांदनी स्त्रीलिंग का, भौरा पुल्लिंग का, काली स्त्रीलिंग का। ठीक है, तो रात जो है, तो रात थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखते हुए इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, हमें जो शब्द है उनके दो अर्थ लिखना है और इस प्रकार वाक्य बनाना है कि दोनों अर्थ हमको स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गया? अरे यहाँ तो आंसर दिया ही नहीं है। कहाँ है भाई? फोर्थ का आंसर कहाँ है? रुक जाओ, दूसरे पेज में। ओ, यहाँ पर तो दिया है, क्या कहते हैं, पिक्चर। चलो देख लेते हैं। श्याम का, कृष्ण और काला, वन में श्याम मुरली बजा रहे हैं। श्याम मतलब कृष्ण, जो कृष्ण भगवान थे। ठीक है, और एक काला, जो श्याम का मीन्स जो काला रंग होता है उसे श्याम भी बोलते हैं। कृष्ण काले थे इसलिए उनको श्याम बोलते थे, तीनों ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वन में श्याम मुरली बजा रहे थे। ठीक है, रमेश श्याम वर्ण का है, रमेश श्याम वर्ण का है मतलब रमेश जो है उसका जो टोन है, कलर का टोन है वो काला कलर का थोड़ी। कुल मतलब वंश, जो वंश होता है, पीढ़ी होती हैं, उसे बोलते हैं। और कुल मतलब संपूर्ण मीन्स पूरा, कुल इतना, है ना। तो वह कुल बहुत अच्छा है, उनका कुल बहुत अच्छा है, उस घर का कुल बहुत अच्छा है। ठीक है, संपूर्ण मीन्स कुल समान इतना ही लगने वाला है। क्या? ठीक है, कुल समान इतना ही लगने वाला है मीन्स पूरा समान इतना ही लगने वाला है। पर मतलब होता है ऊपर और पंख। ठीक है, तो वह छत पर है मीन्स छत के ऊपर है। ठीक है, पंख। मोर का पर बहुत सुंदर है, वैसे ही हम मोर पंख ही बोलते हैं, पर मोर का पर बहुत सुंदर है। ठीक है, हमने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, 5 वाला तो वर्ग पहेली में से शब्द चुनकर उनके साथ दिया अंक लिखिए। ये तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आपको जो वो मिला था फूल और कांटे का क्या कहते हैं उसको, PDF मिला था, तो उसमें शायद से उसके आंसर सारे दिए होंगे। आप उसमें विजिट कर सकते हैं। वैसे उसमें ज़्यादा आंसर आपको नहीं मिले होंगे क्योंकि उसका आधा कंप्लीट था, आधा नहीं था। वैसे ये 5 वाला मैंने होमवर्क दिया है, पर आपको अगर थोड़ी सी जानकारी लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हैं। और ये बहुत ही कम एक्सरसाइज थी, ज़्यादा नहीं थी। बोलिए, लिखिए और कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्या है ना कि बड़ी कहानियों में हो जाता है कि कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, फिर उसके गद्यांश आ जाता है, फिर कुछ पाठ्यांश पढ़ के 5 प्रश्न के उत्तर लिखिए, है ना। और कुछ
लिखना पड़ता है इसलिए, ठीक है। आगे का बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए उसके लिए बी रेडी, और है ना, आपको अभी इतना ही कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं कल शायद से मैं कल डाल दूँगा वीडियो शिष्टाचार वाला, और ये वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी इस PDF की और इसके वो वाले PDF की, ठीक है, बुक वाले PDF की। वैसे भी बुक आपके पास होगी, पर अगर आप बाहर कहीं विज़िट करते हैं तो आपको इसका कहीं उसमें क्या बोलते हैं, गूगल में इसके PDF नहीं मिलते, पर मैं आपको देता हूँ कि आप कहीं बाहर विज़िट करें तो आप अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य सब चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है, थोड़ी सी जो गलती हैं, ठीक है, उनको आप तो सही कर ही लेंगे, 5th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। और जब तक के लिए बाय बाय। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे शिष्टाचार, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।